अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ वकास अमजद। आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम PIUFD। मैं एक ब्रांड ओन करता हूँ जिसका नाम रोहतास क्लोथिंग है और जिसमें मेरे पास डिफरेंट सेक्शंस हैं, अनस्टिच स्टिच कैटेगरीज और ट्रेडिशनल क्लोथिंग भी है और ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों ही हैं। और इसके अलावा मैं इस फील्ड में ऑलमोस्ट 9 ईयर्स से हूँ, जिसमें मैंने स्टार्टिंग में डिफरेंट जॉब्स की डिफरेंट लीडिंग ब्रांड्स पे, जिसमें एलान, सफ़ायर, मारिया बी, रंगरसिया, काफ़ी लीडिंग ब्रांड्स थे, जहाँ से मैंने काफ़ी लर्निंग की इस पॉइंट ऑफ व्यू से, फील्ड से रिलेटेड। फिर ऑब्वियसली हर बंदे में एक चार्म होता है, वो चाहता है कि जी मैं अपना एंटरप्रेन्योर कोई बिज़नेस स्टार्ट करूँ। तो मेरे में भी था एक, तो मैंने भी ऑलमोस्ट 5 ईयर्स अगो अपना ब्रांड स्टार्ट किया। माशाल्लाह मुझे काफ़ी अच्छा फीडबैक है इस वक्त पाकिस्तान से ऑल ओवर, और मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि अपने कंज्यूमर, अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाई कर सकूँ। फैशन इज़ ऑल अबाउट योर डेली, बेसिकली लोग इसको कैटेगराइज कर लेते हैं किसी एक दिन के साथ या किसी डिफरेंट इवेंट के साथ। मैं ये सोचता हूँ कि जो फैशन है ना, वो ऑल टाइम एक बंदी की लाइफ जब स्टार्ट होती है फ्रॉम अ बेबी टू टिल डेथ, कि वो उसके साथ साथ डेली यूज़ में चल रहा होता है। तो अगर हम फैशन को देखें, फैशन आपकी एक ऐसी स्टेटमेंट है जो आपकी पर्सनैलिटी को इन्हांस करती है। और बेसिकली फ़ैशन में भी कट लाइन पॉइंट ऑफ व्यू से भी होती है, लेकिन आप ये कंसिडर करें कि फ़ैशन तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक आप उसको अच्छी तरह कैरी नहीं करते। एक आर्टिकल है, वो किसी भी डिज़ाइनर ने कितना भी अच्छा क्यों ना बनाया हो, वो तब तक उस अपने आर्टिकल को प्रूव नहीं कर सकता जब तक जिस पर्सनैलिटी ने उसको वेयर किया हुआ है और उसको ऑन नहीं करता। बेसिकली फ़ैशन ऑन करने का नाम है उस चीज़ को जो आपने पहनी हुई है। और फैशन वेरी करता है, पहले तो होता था डेकेड्स में चेंज होता था फैशन, हर 10 साल बाद, 8 साल बाद, लेकिन नाउ डेज़ फैशन की जो स्टेटमेंट्स हैं वो एवरी 6 मंथ्स चेंज हो जाती हैं, क्योंकि क्लाइंट बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुका हुआ है। लोगों के पास इतनी ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है मेजॉरिटी अर्बन एरियाज़ में, कि वो कहते हैं कि समथिंग न्यू आफ्टर सम मंथ्स। तो जितने लोग हैं वो यही डिमांड कर रहे होते हैं डिफरेंट ब्रांड से और हम लोगों से भी, कि आपकी कलेक्शंस क्यों चेंज नहीं हो रही हैं और आप कुछ नया क्यों नहीं दे रहे। फैशन डिज़ाइनिंग बेसिकली ऑल अबाउट कट लाइंस, ठीक है। और इसमें फैशन डिज़ाइनिंग कट लाइंस के अलावा आपके इसमें गारमेंट्स की जो फिज़िकल फील्ड्स हैं वो मैटर कर रही होती हैं। ऑब्वियसली डिफरेंट सर्कमस्टांसिस में आपको या डिफरेंट मौसम में आपने डिफरेंट तरह के फैब्रिक्स पहने होते हैं, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा वेरी करता है। चाइल्ड्स के या किड्स के लिए कौन से फैब्रिक्स यूज़ करने हैं, ये भी फैशन का एक पार्ट होता है, क्योंकि फैब्रिकेशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कट लाइन तक पहुंचने में आता है। इसमें टेक्सटाइल्स भी मैटर्स करती हैं। तो टेक्सटाइल्स में ऑब्वियसली वीव्स और डिफरेंट तरह की जो टर्म्स हैं, जो टेक्निकल टर्म्स हैं, वो मैटर कर रही होती हैं। तो बेसिकली जो फैशन फील्ड है वो इट्स ऑल अबाउट कट लाइंस, फैब्रिकेशंस एंड एम्बेलिशमेंट्स, जिसमें हम अपने गारमेंट्स को इन्हांस करते हैं। मे बी वो अड्डा वर्क हो सकता है, एम्ब्रॉयडरीज ऑन डिफरेंट मल्टी हेड मशीन्स हो सकता है, कोई हैंडमेड वर्क हो सकता है। तो इट्स ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक्स, इट्स ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ एम्बेलिशमेंट एंड इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट कट लाइंस। कोई भी फैशन डिज़ाइनर तब तक फैशन डिज़ाइनर नहीं बन सकता जब तक वो अपनी कोई भी फील्ड भी हो जाए, तो टेक्सटाइल्स हो जाए या फैशन हो जाए, जब तक वो अवेयर नहीं अपने क्लाइंट की नीड्स एंड डिमांड्स के साथ। तो आई थिंक कि कोई भी फैशन डिज़ाइनर या टेक्सटाइल डिज़ाइनर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसके कस्टमर्स का फीडबैक और उसके कंज्यूमर्स की वो थॉट जो वो डिमांड कर रहे हैं। यानी कि एक बंदे की डिमांड है कि जी मुझे ये चीज़ चाहिए, अगर आप उसको फुलफिल नहीं कर सकते तो वो आपका कैलिबर ही नहीं है। आई थिंक वो आपकी स्टेज ही नहीं है कि आप फैशन डिज़ाइनर कहलाएं।
आपको बेसिकली हमें सिखाया भी ये गया था, और ऑब्वियसली जब हम फील्ड में आए हमें वो चीज़ें सब मैटर की और हमें उसका बेनिफिट भी हुआ कि हमें पढ़ाया जाता था कि एक क्लाइंट आपको क्या कह रहा है, उसने आपको एक चार्ट दिया कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, तो आपने उस तमाम टर्म्स को फुलफ़िल करना होता है, और फिर आप आई थिंक उसको जब फुलफ़िल करते हैं तो आप वो एक फैशन डिज़ाइनर तब ही कामयाब होते हैं। हर डिज़ाइनर की एक डिफरेंट थॉट होती है, तो इसमें थीम मैटर कर रहा होता है। थीम से स्टार्ट होता है, सबसे पहले आप थीम डिसाइड करते हैं, उसके बाद आप मूड बोर्ड बनाते हैं, आप कलर बोर्ड बनाते हैं, और फिर आप इसमें कट लाइन बोर्ड बनाते हैं। फिर ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्शंस मिल के एक कंप्लीट, जब आपका पेपर वर्क कंप्लीट होता है उसके बाद आप पैटर्न पे शिफ्ट होते हैं। पैटर्न की टेक्निकलिटीज़ होती हैं, आप उसको कवर करते हैं। फिर इसमें अगर फॉर एग्जांपल कोई प्रिंटेड गारमेंट है, तो उसमें आपने ये देखना होता है कि कहीं पे जहाँ से भी प्रिंट कट रहा है तो उसको आपने सेटल डाउन कहाँ पे करना है। और उसके बाद ऑब्वियसली हमारा कट लाइन, या फिर अगर कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ड्रेस है उसको हम ड्रेपिंग पे शिफ्ट करते हैं। तो फिर लास्ट फेज़ आता है हमारा स्विंग का, और जिसके बाद गारमेंट कंप्लीट होता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ आई थिंक इस पूरे प्रोसेस में फैशन में मैं समझता हूँ कि जब तक आप एक किसी भी गारमेंट को प्रॉपर प्रेस अच्छी तरह नहीं ना करते, उसकी आप कभी भी फॉल एक लुक अच्छी नहीं ले सकते। जब तक वो अच्छा प्रेस नहीं होगा, वो अच्छा ड्रेप नहीं हो सकता। आई थिंक सोशल मीडिया फेज़ एक ऐसा फेज़ था जिसने बहुत स्पीड अप किया, बूस्ट किया इस चीज़ को। और अदरवाइज़ आई थिंक कि अगर चैनल्स ना उस तरह से प्रमोट हो रहे होते 2000 या 2003 में, उसके बाद सोशल मीडिया ना आता, तो आई थिंक इतनी अवेयरनेस ना होती लोगों को। और इतने अब तो काफ़ी ज़्यादा लोग ब्रांड कॉन्शियस हैं। उसकी रीज़न ये है कि वो अवेयर्ड हैं। वो पैसा तो लगा लेते थे पहले, लेकिन उनको यही आइडिया नहीं था होता कि वो गारमेंट उन पे जच रहा है कि नहीं जच रहा। लेकिन अब लोग जानते हैं कि उन्होंने पहनना क्या है, मतलब फ्रॉम हेड टू फीट उनको आइडिया है कि वो क्या परचेज़ कर रहे हैं, और उनको वो कैसा दिखेगा। तो ये बहुत एक मैं इसको एक समझूंगा कि पाकिस्तान की एक बैकबोन में एक फैशन इंडस्ट्री मैटर कर रही है। हमारी जो एक्सपोर्ट्स में हैं, डिफरेंट कंपनीज़ हैं जो कि आई नो, जिसमें यूएस अपैरल्स, एस्गार्ड 9, जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ को डेनिम्स प्रोवाइड करते हैं, और भी काफ़ी कंपनीज़ हैं जो इंटरनेशनली काम कर रहे हैं। फैशन इंडस्ट्री में चेंज ये आया है कि पहले कुछ लोग हुआ करते थे, कुछ कंपनीज थी, टेक्सटाइल फर्म्स थी जो कि फैशन को लेके चल रही थी, और वो आई थिंक वो इनजस्टिस था क्लाइंट के साथ कि आप उसको वो चीज़ इम्प्रूव करके कभी दे ही नहीं रहे। और ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया हमारे इंस्टीट्यूट्स ने, जिन्होंने टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स बनाए भी और फैशन डिज़ाइनर्स भी बनाए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा गैप था जो कोई फील नहीं था कर पा रहा। ऑब्वियसली जब हम PhD ग्रेजुएट हुए, हमारे से पहले काफ़ी सीनियर्स आ चुके हुए थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बेस बनाई जिनमें HSY था, मारिया बी थी, और अली ज़िशान को मैं कंसिडर करता हूँ कि उसने भी एक काफ़ी टेक्निकली थीम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी काम किया। ये एक जस्टिस था कि क्लाइंट जो आपको पे कर रहा है, आप उसको रिटर्न बैक कर रहे हो कि नहीं कर रहे। और अब आप देख सकते हैं कि आपके रोड्स पे कोई भी बंदा चल रहा है या कहीं पे किसी इवेंट पे आप जाते हैं, तो हर बंदा कॉन्शियस है अबाउट फैशन। तो होना भी चाहिए, ऑब्वियसली वो पे कर रहा है तो उसको उतना होना चाहिए। और ये जस्टिस की बात है कि अब शायद में भी काफ़ी जस्टिस किया जाता है क्लाइंट्स के साथ। और जब से कॉम्पिटिशन बढ़ा है डिफरेंट ब्रांड्स में, तो ऑटोमेटिकली फ़ायदा क्लाइंट का हो रहा है, और इसमें प्राइस का भी फ़ायदा हो रहा है क्लाइंट के लिए, इसमें फैशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेनिफिट हो रहा है।
फैशन इंडस्ट्री में बेसिकली चेंज एक काफ़ी एक पॉइंट तक थी फैशन इंडस्ट्री, वहाँ पे ब्लॉकेज थी एक, लेकिन उसके बाद ऐसे ऐसे जैसे इंटरनेशनल मार्केट ने ग्रोन किया और ऑब्वियसली हर कोई ना कोई कंट्री किसी ना किसी कंट्री को फॉलो कर रहा होता है फैशन में। तो हमारी जो इंडस्ट्री थी इसमें एक काफ़ी कुशन भी था और इसमें काफ़ी स्ट्रेंथ भी थी। क्रिएटिव लोग थे पहले भी, लेकिन इनके पास कोई ऐसी फर्म्स नहीं थी जहाँ से ये एजुकेट हो सकते। एजुकेशन का ये बेनिफिट हुआ कि ऐसे ऐसे वो चीज़ें पेनिट्रेट होती गई और इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ डाइवर्जेंस के जो लोग थे, जिस तरह फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल डिज़ाइनर या फैशन डिज़ाइनर्स तो थे, लेकिन वो फिर एजुकेटेड लोग आने लग पड़े। फिर उसके बाद ये था कि एक जो ब्लॉकेज थी सिर्फ कोई शूट नहीं था होता, या होता भी था तो बहुत मिनिमलिस्टिक सा होता था, कोई थीम डिसाइडेड नहीं था होता। और अब क्या है कि जो लोग एजुकेटेड है वो आगे आए हैं, उनसे ये बेनिफिट हुआ, लोगों के शूट्स अच्छे होने शुरू हो गए, आर्ट डायरेक्शन भी बीच में इन्वॉल्व होगी, मेकअप आर्टिस्ट इन्वॉल्व हुए, उसके अलावा जो डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिसंस हैं जो सेट डिज़ाइन करते हैं वो भी आगे आए। इससे आई थिंक कि काफ़ी फील्ड को भी बेनिफिट हुआ और उन लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई। और एट द एंड यही फाइनल हुआ कि ये सब मिलके ही इस इंडस्ट्री को चला सकते हैं, कोई एक स्पेसिफिक एक फील्ड नहीं। अगर सिर्फ फैशन डिज़ाइनर्स हैं वो क्या करेंगे, वो सिर्फ डिज़ाइन कर लेंगे, लेकिन वो अपनी प्रोडक्ट अगर दिखा अच्छा नहीं सकते, उसकी डायरेक्शन अच्छी नहीं दे सकते, तो ऑब्वियसली आजकल सोशल मीडिया का दौर है तो आप उसको सेल नहीं कर सकते। शूट इसकी एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल हमने किसी भी सोशल मीडिया चैनल प्लेटफॉर्म पे हमने कोई चीज़ प्रोडक्ट सेल करनी है, इस वक्त आई थिंक कि लाम एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है किसी भी डिज़ाइनर के लिए अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। तो वो भी तब तक ही आपकी प्रोडक्ट अपने पास रखेंगे जब तक उनको आइडिया है कि इनका शूट बहुत अच्छा है और क्लाइंट को इंस्पायर्ड करे शूट, तो फिर ही क्लाइंट उस चीज़ को परचेज़ करेगा। और शूट की एक ऐसी स्ट्रेंथ होती है, फॉर एग्जांपल इसमें मॉडल्स भी डिपेंड कर रही होती हैं, उनकी भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं कि अगर आप अच्छी मॉडल लेंगे ऑब्वियसली वो मैटर करेगा, आप अच्छा एक फ़ोटोग्राफर लेंगे वो भी मैटर करेगा, आप एक अच्छा सेट अपनी बैग पे रखेंगे अपने टोटल शूट में वो मैटर करेगा। एट द एंड उस सब का एम्बियंस आता है आपकी क्लाइंटेज पे। क्लाइंट ऑब्वियसली अगर आप एक अच्छी टीवी एक्ट्रेस ले लेते हैं आपकी सेल्स बूस्ट हो जाती हैं, उसकी एक रीज़न क्या है कि वो एक सेलिब्रिटी है। इसी तरह अगर एक शूट अच्छा निकालने वाला बंदा हो तो उसकी वजह से भी आपका जब शूट डिस्प्ले होता है कहीं पे भी, किसी प्लेटफॉर्म पे, बिल बोर्ड्स पे होता है, साइन बोर्ड्स पे है, उसके अलावा किसी शॉप की फ्रंट विंडो पे है, या आप कह लेंगे सोशल मीडिया पे, तो ये बहुत मैटर कर रहा होता है। फैशन इसलिए इनकम्प्लीट है स्टाइलिंग के बगैर, क्योंकि फैशन इज़ बेसिकली फैशन है ही स्टाइलिंग बेसिकली। तो ये कोई दो डिफरेंट चीज़ें नहीं हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये हो सकता है कि कुछ स्टेप्स हैं जो कहीं पे क्लियर नहीं हो रहे होते और कहीं पे क्लियर हो रहे होते हैं। लेकिन अगर आप अपनी स्टाइलिस्ट जो ऐड करते हैं, आजकल फैशन फील्ड में स्टाइलिस्ट आते हैं, आपकी ज्वेलरी को मेंटेन कर रहे हैं और उसके अलावा आपकी जो सैंडल्स हैं, शूज़ हैं, हील्स हैं, उनको मैनेज किया जा रहा होता है। उसके अलावा ये भी कि कैरी कैसे करना है। फॉर एग्जांपल एक मॉडल है उसको कैरी करना आता भी है, लेकिन जो एक थर्ड आई विजिट कर रही होती है उस फिनोमेना को और उसकी जो जितने भी प्लस माइनसेस हैं तो वो उसको देख रहा होता है, और जो स्टाइलिस्ट है वो जब उसको कवर अप करता है वो बहुत ग्रूम करती है वो चीज़। पाकिस्तान अपना एक ट्रेंड रखता है हमेशा से, सेंचुरीज से अब इसकी अपनी एक ट्रेडिशंस हैं, वो तो ऑल दो चल रही होती हैं, हर साल कुछ ना कुछ उसी में ही इन्हांस होकर आ रहा होता है। और हमारी मार्केट कोई इतनी छोटी मार्केट नहीं है, फ्रॉम लोकल मार्केट टू निश मार्केट, इसमें डिफरेंट स्पेसेस हैं, इसमें डिफरेंट लोगों के टेस्ट हैं, तो हर डिज़ाइनर किसी न किसी स्पेस में कोई ना कोई काम कर रहा है। ऑब्वियसली जिसको जो चीज़ इंस्पायर्ड कर रही होती है वो ट्रेंड्स को लेके फॉलो करता है, उसके साथ इनकॉर्पोरेट करता है और अपनी एक नई चीज़ इनपुट दे देता है।
अदरवाइज जो निश मार्केट के क्लाइंट्स हैं उनके लिए इंटरनेशनल ट्रेंड्स को फॉलो किया जाता है, जिसमें डिफरेंट लीडिंग ब्रांड्स हैं इंटरनेशनल, उनकी कलर स्कीम्स, कलर पैलेट्स को एवरी ईयर जो हर साल एक नई कलर पैलेट आती है, ईयर बाय ईयर, सीज़न बाय सीज़न आती है, उसको फॉलो किया जाता है। उसकी रीज़न ये है कि उससे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है आपकी प्रोडक्ट। तो इसमें जो ट्रेंड्स हैं वो हमेशा एक तो कंट्री टू कंट्री भी वेरी करता है, और एक आपका हिस्टोरिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसे जो आपकी ट्रेडिशंस होती हैं वो कभी एंड नहीं हो सकती। अगर वो एंड नहीं हो सकती तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें कोई ना कोई नया एडिशन कर सकते हैं। तो ये जो ट्रेंड्स हैं बेसिकली ये एडिशंस का नाम होता है, या सब्ट्रैक्ट करते हैं आप या एडिशन करते हैं। 2022 के ट्रेंड्स अगर हम अपनी पाकिस्तान की मार्केट को देखें तो उसमें काफ़ी डीप और मीडियम टोन्स के कलर्स चलेंगे, और इसमें ये कि समर्स है अगर तो समर्स में लाइट कलर्स भी, पेस्टल कलर्स चल रहे होते हैं। और कट लाइंस में ये है कि डिफरेंट टाइप ऑफ कट लाइंस जो हैं वो एवरी ईयर ऐड ऑन होती रहती हैं। सोशल मीडिया सिर्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसकी वजह से हमारे डिज़ाइनर्स वर्ल्ड वाइड वो रिनाउंड हुए, और उनकी प्रोडक्ट आज भी दुनिया के हर कोने में मौजूद है। अगर कोई परचेज़ करना चाहिए वो अवेलेबल है। उसकी रीज़न क्या है, सिर्फ ड्यू टू सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया में डिफरेंट स्टेप्स आए, जिसमें एक टिकटॉक एक बहुत अच्छा फेज़ था, जिसमें जो टिकटॉकर्स थे वो आपके गारमेंट्स वेयर करते थे, या सेलिब्रिटीज़ आपके गारमेंट्स वेयर करते थे, जिसकी वजह से उस प्लेटफॉर्म के वाया आपको एक अच्छी सेल्स जनरेट होती थी। तो आई थिंक ये सोशल मीडिया ही फ्यूचर है नेक्स्ट फॉर ब्रांड्स। एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और इसमें कोई आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती। ऑब्वियसली आपकी टीम्स होती हैं वो वर्किंग कर रही होती हैं, लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग है, आपके शूट्स अच्छे हैं और आपकी कैंपेन अच्छी है, आपकी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, तो आप बहुत अच्छी सेल्स जनरेट कर सकते हैं सोशल मीडिया से। ऑब्वियसली मैं आपको सही बताऊं तो हम कर ही सोशल मीडिया रहे हैं, और हमने पहले किया था डिफरेंट जो मल्टी ब्रांड स्टोर्स हैं उनके ऊपर अपनी प्रोडक्ट आई थी, वहाँ पे भी अच्छा रिस्पांस था। लेकिन वहाँ पे सिर्फ आप क्या करते हैं कि आप एक शॉप से दूसरी शॉप तक ही अपनी प्रोडक्ट रख सकते हैं, या एक छोटे से एरिया से या 1-2-3 सिटीज़ तक आप अपनी प्रोडक्ट रख सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया का हमें ये बेनिफिट हुआ कि बाकी डिज़ाइनर्स की तरह हम भी ऑल थ्रू इन पाकिस्तान, और उसके अलावा हमें पूरी दुनिया से ऑर्डर्स आते हैं, तो उसका हमें इम्पेक्ट यही अच्छा आया कि हमारी सेल्स अच्छी हुई, और सेल्स अच्छी होने की वजह से ऑब्वियसली ब्रांड की जो बैकबोन है वो स्ट्रॉन्ग होती है। तो हमें अभी सबसे अच्छा ये फीडबैक आता है कि हमें पाकिस्तान लाहौर में अगर हम बैठे हुए हैं, हमें लाहौर से लेके KPK, उधर से कराची, और हर जगह से हमें ऑर्डर्स आ रहे होते हैं। आज मैं जो भी हूँ ऑब्वियसली वो PhD की वजह से है, मैं अपने टीचर्स की वजह से हूँ। जो एक टीचर होता है वो आपकी एक बुनियाद रखता है, तो वो बुनियादें इतनी पक्की रखी थी उन लोगों ने, हम लोगों की, कि आज उनके बेनिफिट्स हमें नज़र आते हैं। कि जितना मर्जी कोई टफ़ टारगेट आता है, हमें इस तरह ट्रेन किया गया था कि हम सुबह, मतलब अगर हमारा कोई ऐसा वर्क था जो हमने कंप्लीट करना था, 5-6 बजे तक सुबह हमने काम किया, और फिर 8 o'clock हमारी क्लास होती थी। तो वही चीज़ें आजकल जो इंडस्ट्री बहुत फास्ट हो चुकी हुई है, मतलब लोग कहते हैं कि हमें फ़ौरन चीज़ चाहिए, आइडियाज़ दें हमें एज सुन एज़ पॉसिबल, तो फिर हमें वो चीज़ें वर्किंग आज करते हुए कोई इशू नहीं होता, क्योंकि हम बहुत हार्ड एंड कोर हो चुके हुए हैं। और PIFD ने हमें एज इन एक फैशन डिज़ाइनर बनाने के अलावा एक सख्त इंसान बना दिया, और उसके अलावा जो PIFD की बेस थी इंडस्ट्री को लेकर, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, फैशन से रिलेटेड और टेक्सटाइल से रिलेटेड, और इनके बहुत अच्छे टर्म्स है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, जो जिसकी वजह से उन्होंने हमें पुश ऑन किया डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, और हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिली कि हम वहाँ पे काम सीख सकें और मुल्क का भी नाम रोशन करें, अपने इंस्टीट्यूट का भी नाम रोशन करें।
थिंक ये ड्रीम्स तो कभी चेज़ हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपके ड्रीम के बाद एक नेक्स्ट ड्रीम होता है। तो अगर हो भी जाएँ तो एक मैं उसको कहूँगा कि लोग कहते हैं कि इंसान में एक लोग कहते हैं कि एक भूख होती है ना कि वो कभी ख़त्म नहीं होती। मैं भी कहता हूँ कि ख़त्म नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो भूख आई थिंक कि किसी अच्छी एक थिंकिंग के लिए, अच्छी एक प्लानिंग के लिए, अच्छी थॉट के लिए होनी चाहिए। अगर आपकी थॉट्स अच्छी हैं, उसका बेनिफिट आपको आपके बिज़नेस में भी मिलता है, आपकी पर्सनल लाइफ में भी मिलता है। तो ये काफ़ी मैटर करता है ये चीज़। This is Waqas Amjad. Thank you so much for having me on Fashion Diaries. Keep watching Discover Pakistan.